नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है इसको पढ़ रहे हैं। सिलेबस का एक-एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने आपको जो हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको जीएच मीड को पढ़ा दिया है, कार्ल मैनहीम को पढ़ा दिया है, अल्फ्रेड शुट्ज को पढ़ा दिया है, हेराल्ड गारफिंकल को पढ़ा दिया है, इरविन गॉफमैन को पढ़ा दिया है। अब बात आती है क्लिफोर्ड गिट्स की। तो जो क्लिफोर्ड गिट्स की जो थ्योरी है, इसको हमें देखना है कि इनके सिद्धांत क्या-क्या हैं। इनके सारे सिद्धांतों को हमें यहाँ देखने का काम करना है। और यहाँ पर हमने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले जितने भी सिद्धांतकार हैं और जो उत्तर उपनिवेशवादी जो सिद्धांतकार हैं एडवर्ड सईद, हमने इनको भी आपको पढ़ा दिया। तो हम वन बाय वन एक-एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर देता हूँ। खैर ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे क्लिफोर्ड गिट्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्लिफोर्ड जो गिट्स हैं यह एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लिफोर्ड गिट्स कहाँ के रहने वाले? अमेरिकन समाजशास्त्री नहीं कहेंगे, हम इन्हें मानव शास्त्री कहेंगे, क्योंकि ये इनकी जो गिनती होती है वो समाजशास्त्र से ज़्यादा मानव शास्त्र में इनको मानव शास्त्रीय थिंकर्स माना जाता है। क्योंकि मानव शास्त्र में इन्होंने जितनी भी अपने निर्जातीय अध्ययन किए, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। क्लिफोर्ड गिट्स हैं जो इनका जन्म 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी, ठीक है? क्लिफोर्ड गिट्स सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ। बात यहाँ तक तो ठीक है। क्लिफोर्ड गिट्स ने अपनी पहले ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने नौसेना में काम किया और उसके बाद अपनी बीए की पढ़ाई जो है वो एंटीओक कॉलेज से पूरी की और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में इन्होंने इसका अपनी जो पढ़ाई है बीए की पूरी की। इसके बाद क्लिफोर्ड गिट्स ने टालकट पार्सन्स के साथ काम किया इनके नेतृत्व में और क्लूखोन के साथ भी इन्होंने मानव शास्त्र का यानी एंथ्रोपोलॉजी का क्या है एंथ्रोपोलॉजी की इन्होंने ट्रेनिंग ली। क्लिफोर्ड गिट्स जो है वो अपनी पत्नी यानी हेल हेली ट्रेट के साथ इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आए। ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर आए और यहाँ पर इन्होंने अपना एक फील्ड वर्क किया और जो ये फील्ड वर्क कर रहे थे वो फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा इन्हें फंडिंग की गई थी यानी वित्त पोषित यह एक प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने काम किया और यह जावा द्वीप पर रहा और एक लंबे समय तक लगभग 2.5 साल तक अपनी पत्नी के साथ रेल मजदूर के घर में रहे और वहां पर जो छोटा एक जो एथनिक ग्रुप था उस का क्या किया इन्होंने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन किया था, धार्मिक जीवन का इन्होंने अध्ययन किया था। क्लिफोर्ड गिट्स ने अपने जीवन काल में इन्हें लगभग 15 से अधिक कॉलेजों ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लिफोर्ड गिट्स जो है इन एक कई जगहों पर इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तो ये सब छोटी-छोटी चीजें हैं आपको याद रखना है क्योंकि ये उनके जीवन से संबंधित है, जीवन परिचय से आपको आना चाहिए। 1973 में क्लिफोर्ड गिट्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर और यह जो पुस्तक है इन्होंने 1960 के दशक में जितने भी अपने निबंध लिखे थे, उन सारे निबंधों का इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? संग्रह किया। और इस पुस्तक के लिए क्लिफोर्ड गिट्स को सोरोकिन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो आपको याद रखना है ये क्लिफोर्ड गिट्स की बहुत एक बार यूजीसी नेट में पूछ भी लिया गया है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है तो आपको याद रखना है क्लिफोर्ड गिट्स और इनमें ये निबंधों का एक संग्रह है। इसके लिए क्लिफोर्ड गिट्स को सोरोकिन अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है, ये आपको याद रखना है। क्लिफोर्ड गिट्स ने दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका में निर्वंश विज्ञानी अनुसंधान की यानी एथनोग्राफिक स्टडी की। ठीक है, निर्वंश विज्ञान यानी हम जिस निर्जातीय समूह का अध्ययन करते हैं उस निर्जातीय समूह के साथ रहते हैं, उसके सामाजिक सांस्कृतिक और जितने भी पक्ष हैं धार्मिक आर्थिक राजनीतिक इत्यादि पक्षों को सूक्ष्मता गहनता और समग्रता से समझने का प्रयास करते हैं उसी समुदाय के रूप में पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। तो क्लिफोर्ड गिट्स की जो अध्ययन विधि है या जो ये अनुसंधान या जिस विधि से करते हैं वो निर्वंश विज्ञान के माध्यम से करते हैं। अभी मैं आपको और बताऊंगा क्लिफोर्ड गिट्स को जो है वो व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वो सारी चीजें अभी इसी पीडीएफ में इसी लेक्चर में क्लियर कर। क्लिफोर्ड गिट्स ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों की खोज की किसके माध्यम से? निर्वंश विज्ञान के माध्यम से। इन्होंने संस्कृति और निर्वंश जैसे निर्विज्ञान की बुनियादी मूल धारणाओं पर विचार किया यानी इन्होंने निर्वंश विज्ञान के आधार पर अपने शोध कार्य को किया। बाद में इनकी मृत्यु 1906 में हो गई, ये आप थोड़ा सा देख लें।
अब हम किसी भी जब सिद्धांतकार को पढ़ते हैं तो हम उनकी रचनाएं, उनके कार्य को ही तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लिफोर्ड गिट्स की जो पुस्तक है द रिलीजन ऑफ जावा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको याद करना है। द रिलीजन ऑफ जावा क्लिफोर्ड गिट्स की पुस्तक है। पेडलर्स एंड प्रिंसेस, ये भी पुस्तक क्लिफोर्ड गिट्स की है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पूछी जा चुकी है, ये भी क्लिफोर्ड गिट्स की पुस्तक है। और ये तीनों पुस्तकें आईएमपी हैं मेरे हिसाब से। द सोशल हिस्ट्री एंड इंडोनेशियन टाउन, आपको ये भी याद रखना है। पर्सन टाइम्स एंड कंडक्ट इन बाली, आपको ये भी याद रखना है, पर्सन टाइम्स एंड कंडक्ट इन बाली। स्माइल ऑब्जर्व, ये भी आपको याद रखना है, ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में पुस्तक लिखी और इसको सोरोकिन अवार्ड दिया गया। किनशिप इन बाली, किनशिप इन बाली ये भी क्लिफोर्ड गिट्स की पुस्तक है, आईएमपी पुस्तक है, आपको याद रखने का प्रयास करना है। नगेरा आ थिएटर इन स्टेट 19th सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। लोकल नॉलेज फर्दर एसेज इन इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। हेवी एविल लाइट्स, ये 2000 में लिखी, ये भी आपको इनकी याद रखना है। क्लिफोर्ड गिट्स का जो अध्ययन क्षेत्र था, इन्होंने अपना जो अध्ययन किया वो जावा में किया, सुमात्रा में किया, बाली में किया, सेलेबस में किया और मोरक्को में। इन अपने क्षेत्रों पर इन्होंने निर्वंश विज्ञान संबंधी अपने शोध कार्य पूरे किए, यहाँ पर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने अध्ययन को पूरा किया। क्लिफोर्ड गिट्स के जो अध्ययन के विषय हैं, इन्होंने प्रतीकों पर बहुत काम किया और संस्कृति पर बहुत काम किया। क्लिफोर्ड गिट्स ने अपनी जो अवधारणाएं दी सिद्धांत में, इन्होंने धर्म के बारे में अध्ययन किया तो धर्म का सिद्धांत दिया। सांकेतिकता सिमियोटिक्स का इन्होंने थ्योरी दी और वेब ऑफ कल्चर की इन्होंने बात की। तो ये जो अवधारणाएं ये क्लिफोर्ड गिट्स की हैं। और क्लिफोर्ड गिट्स धर्म के बारे में विचार देते हैं, रिलीजन के बारे में, सिमियोटिक्स के बारे में विचार देते हैं और वेब ऑफ कल्चर के बारे में इन्होंने विचार दिया है। जब क्लिफोर्ड गिट्स ने रिलीजन ऑफ जावा का अध्ययन किया, जब क्लिफोर्ड गिट्स ने रिलीजन ऑफ जावा का अध्ययन किया, तो वहां पर इन्होंने जीववाद की बारे में बताया। वो कहा जीववाद पारस्परिक प्रकार का एक धर्म है। इस्लाम के बारे में बताया तो कहा कि इस्लाम आंतरिक रूप से विविधतापूर्ण है, जबकि जो हिंदू है, हिंदुज्म के लिए इन्होंने रहस्यवाद की। यानी आप ये तो छोड़ दीजिए किसके अंदर क्या बात की, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्होंने जीववाद, इस्लाम और हिंदुज्म के बारे में रिलीजन ऑफ जावा में बात की। ए, जो क्लिफोर्ड गिट्स है, क्लिफोर्ड गिट्स की जो प्रमुख अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि में इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन की बात की। थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ऊपरी तौर पर या मोटा मोटा तरीके से, हिंदी में आता है इसका मोटा मोटा विवरण, यानी सतही तौर पर विवरण। तो वो कहते हैं कि हमारी जो अध्ययन विधि है, हम थिक डिस्क्रिप्शन करते हैं और इस थिक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ये लाक्षणिक शब्द, यानी जो प्रमुख शब्द है उन शब्दों की बात करते हैं। और जो संकेत और प्रतीकों का जो प्रयोग होता है, उन प्रतीकों की पहचानने की बात करते हैं। और कहते हैं जो निर्धारित संस्कृति है, इस निर्धारित संस्कृति का अर्थ क्या है, ये सारी जो इनकी थिक डिस्क्रिप्शन है, उस थिक डिस्क्रिप्शन की ये विशेषताएं, ये लाक्षणिक शब्दों की पहचान करते हैं, संकेत और प्रतीकों की पहचान करते हैं, जो संस्कृति और संस्कृति का अर्थ समझने की पहचान करते हैं। और लोग जिन सार्वजनिक अधिनियमों का पालन करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, जो उनके सार्वजनिक अधिनियम में व्यवहार करने के जो तौर तरीके हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कहते हैं अगर आप इन तरीकों से आप स्टडी करते हो, आप किसी समुदाय का अध्ययन करते हो, तो वो आपकी मेथड जो थिक डिस्क्रिप्शन की संज्ञा दी जाती है। अब हमने पहले ही बताया कि जो क्लिफोर्ड गिट्स हैं, क्लिफोर्ड गिट्स सांकेतिकता की बात करते हैं, सिमियोटिक्स। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, एक सिमियोलॉजी होता है, सिमियोलॉजी होता है, इसमें ये आपकी जब यूनिट आप 10 पढ़ते हो, तो उस यूनिट 10 में प्रतीक और संकेतों की बात की गई है। प्रतीक और संकेतों के लिए मैं अक्सर अपनी यूनिट जब पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि जो सिमियोलॉजी है, सिमियोलॉजी में संकेत और प्रतीकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन इसका अध्ययन किसने किया? ये अध्ययन क्लिफोर्ड गिट्स ने कहा। और क्लिफोर्ड गिट्स क्या कहते हैं? कहते हैं सांकेतिकता में यह पता लगाते हैं कि जो सिमियोटिक्स है, सिमियोटिक्स में हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह संकेत, प्रतीक संचार में कैसे कार्य करते हैं। कहते हैं जो हम संचार कर रहे हैं, जो हम आपके साथ अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन में हम किन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं, किन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। और यह जागरूकता विभिन्न संस्कृति को समझने के द्वार खोलती है। अगर आप इनके प्रतीकों का, इनके संकेतों और संचार की प्रणाली का पता लगा लेते हो, तो यह क्या करती है कि विभिन्न संस्कृतियों को समझने में हमारे द्वार खोलती है, यानी हमारी समझ को विकसित करती है। और उनकी विशिष्टता को कम किए बिना हम एक सामान्यता को उजागर करते हैं। कहते हैं हम, अगर आप उनके संकेतों और प्रतीकों का वास्तविक तरीके से अध्ययन कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, तो आप वास्तविक किसी संस्कृति के यथार्थ में जा सकते हो, वास्तविक संस्कृति को समझ सकते हो।
तो ये तो सांकेतिकता हुई, यानी सांकेतिकता में वो क्या कर रहे हैं, संकेत और प्रतीकों का अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, उनको समझने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर आप संकेत और प्रतीकों का अध्ययन करते हो तो आप विभिन्न संस्कृतियों के बारे में समझ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। अगला जो इनका पॉइंट है वो है संस्कृति। संस्कृति के संदर्भ में क्लिफोर्ड कहते हैं कि संस्कृति जो है वो प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त की गई एक प्रणाली है। कहते हैं यह एक सिस्टम है। कल्चर क्या है? एक सिस्टम है जिसका अर्थ प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल, संस्कृति संस्कृति में हमने विशिष्ट निशान बना दिए। ये हमारी पवित्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, हमने विशिष्ट निशान बना दिए। ये संस्कृति क्या है? प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त की जाती है, जिसके माध्यम से लोग संचार करते हैं। ये जो प्रतीक हैं, हम इन प्रतीकों के माध्यम से संचार करते हैं, निश्चित होते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा डीप में अगर नहीं जाना है, तो इतना समझ लीजिए कि जो क्लिफोर्ड गिट्स ने संस्कृति की बात की है, उन्होंने कहा है कि संस्कृति प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त की गई एक प्रणाली है। कहते हैं यह एक सिस्टम है जिसको हम प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और इसका जो प्रतीकात्मक रूप है, इसके माध्यम से हम क्या समझते हैं कि लोग संचार किस तरीके से कर रहे हैं, लोगों में निश्चितता किस तरीके से बनी हुई है कि जीवन के प्रति हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि करने का काम संस्कृति करती है। तो इन्होंने संस्कृति के बारे में ये कहा, और कहा है कि संस्कृति जो है यह संज्ञानात्मक निर्विज्ञान देखता है। कहते हैं संज्ञानात्मक जो निर्विज्ञान है वो संस्कृति को एक मनोवैज्ञानिक संरचना मानता है। बिल्कुल बात है, संस्कृति एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, कोई यथार्थता नहीं है, हमारे मस्तिष्क में बनती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति और समूह के व्यवहार को मार्गदर्शित किया जा सकता है। बात बिल्कुल एकदम सही है। संस्कृति सार्वजनिक है, बिल्कुल है, संस्कृति सार्वजनिक है क्योंकि क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थ सार्वजनिक हैं। तो कहते हैं एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है और वह संस्कृति सार्वजनिक होती है, और यह संस्कृति सार्वजनिक इसलिए है क्योंकि अब व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के पीछे सार्वजनिक अर्थ छिपे होते हैं, इसलिए संस्कृति को इन्होंने सार्वभौमिक कहा, सार्वजनिक कहा। संस्कृति एक ऐसा संदर्भ है जहां होने वाले व्यवहारों को मोटे तौर पर परिवर्तित किया जा सकता है। कहते हैं कि जो मोटे तौर पर, ये बहुत थिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, मोटे तौर पर जो व्यवहार हो रहे हैं हम उनको संस्कृति के माध्यम से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। इन्होंने एक और बात की है, वेव ऑफ कल्चर की बात करते हैं। क्लिफोर्ड गिट्स वेव ऑफ कल्चर की बात करते हैं, और इस वेव ऑफ कल्चर के माध्यम से जब हम देखते हैं तो क्लिफोर्ड गिट्स कहते हैं कि संस्कृति प्रतीकों की व्याख्या करने के लिए, क्लिफोर्ड गिट्स ने तर्क दिया कि सांस्कृतिक प्रतीकों की व्याख्या करने के लिए, यानी जो वेव ऑफ कल्चर है इसकी व्याख्या करने के लिए हमें संस्कृति के तत्वों को अलग करना होगा, इन तत्वों के बीच के संबंधों को खोजना होगा, पूरी व्यवस्था को एक सामान्य तरीके से चिन्हित करना होगा, और इसके बाद हम संस्कृति की जो लाक्षणिक अवधारणा है, जो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हम निर्वंश विज्ञान के अभिकथन के दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मक रूप में लेना आवश्यक है। कुल मिलाकर अगर ये कहते हैं कि अगर आप संस्कृति की आप लहर को समझना चाहते हैं तो आपको संस्कृति के तत्वों को अलग-अलग करना पड़ेगा। जब मैं संस्कृति पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ सांस्कृतिक तत्व क्या है, सांस्कृतिक संकुल क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक संस्कृति बनाती। यहीं पर इन्होंने उस संस्कृति को समझने के लिए क्या कहा कि आपको संस्कृति के तत्वों को अलग करना पड़ेगा। इन तत्वों के बीच क्या संबंध है का अध्ययन करना पड़ेगा, और पूरी व्यवस्था को एक सामान्य तरीके से चिन्हित करना पड़ेगा। इसके माध्यम से आप संस्कृति को समझ सकते हो, और एक निर्वंश विज्ञान के दृष्टिकोण से आप किसी भी संस्कृति का वास्तविक अध्ययन कर सकते हो, और संस्कृति की लहर को जानने में हमें सहायता प्राप्त होगी। इनकी जो एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, इस एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में ये 3 विशेषताएं बताते हैं। कहते हैं इस एथनोग्राफिक स्टडी की 3 विशेषताएं, एक चौथी विशेषता इन्होंने बाद में जोड़ी थी। कहते हैं हम इसमें व्याख्यात्मक यानी इंटरप्रिटेटिव स्टडी करते हैं, यानी व्याख्यात्मक स्टडी की बात की है, और इन्होंने सामाजिक प्रवचन के प्रवाह की बात की है। कहते हैं हम एथनोग्राफिक में सामाजिक जो प्रवचन है, सामाजिक जो डिस्कोर्स है के बारे में हम समझ सकते हैं। व्याख्यात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम किसी भी जो हमारा एथनिक ग्रुप है उसको हम बिल्कुल उन जो लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक इनका जो एथनोग्राफिक स्टडी है, इनकी एक बहुत फेमस है, कॉक फाइट के बारे में इन्होंने बात की है। कहा है कि कॉक फाइट जो है इसमें एक समुदाय का वो एक मुर्गा कैसे पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब दोनों लड़ते हैं तो जब उन्होंने कॉक फाइट का अपना स्टडी प्रस्तुत किया तो उसमें इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है
कि कैसे लोग प्रतीकात्मक रूप से, अब वो मुर्गा किसी एक समुदाय का पूरा प्रतीक हो गया और वो जब आपस में लड़ते हैं तो वो 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मुर्गे के हारने पर लोग सोचते हैं कि मैं हार गया, मेरा पूरा, तो वो प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने पूरा प्रस्तुत किया। कहते हैं व्याख्या करने में जो-जो कहा गया है, उससे बचाने और उसके पीछे के शब्दों को ठीक करने का प्रयास इसमें शामिल है। एथनोग्राफी में कहते हैं व्याख्या के शब्दों को हमें ठीक तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। और चौथी अवधारणा देखते हैं कि इसमें ये बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ हमें स्टडी करना चाहिए। तो क्लिफोर्ड गेट्स का जो पूरा सिद्धांत है या क्लिफोर्ड गेट्स की जो थ्योरी है, आप वो बहुत ज़्यादा क्लिफोर्ड गेट्स से एकदम गहरे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो आप तो थोड़ा-सा इनकी जो पुस्तक है, पुस्तकों को आपको याद रखना है और क्लिफोर्ड गेट्स के जो कार्य हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इन कार्यों को और इनके अध्ययन क्षेत्र को आप याद कर लेना। अगर आपको फिर भी बहुत अच्छे से है, तो इस पीडीएफ में मैंने इनके लगभग जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वो सारी अवधारणाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। तो हम इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और अगर आप हमारा ऑनलाइन अ, जो हम पढ़ाते हैं शाम को बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा। तो आप हमारा उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी यूजीसी नेट का बैच चल रहा है। तो बाकी आपको, और अगर वैसे मैं यूट्यूब पर तो वीडियो लाता ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहती, क्योंकि यहाँ खाली समय होता है तो मैं वीडियो लाता हूँ। लेकिन वहाँ हम एक प्रतिबद्ध होते हैं कि आपको निश्चित समय में कोर्स कराना ही है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।